हेलो। जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से अर्पण जी ने मेरे प्रिय कवि केदार जी पर अपनी बातें रखने को कहा था। उनसे जुड़ी यादें, उनकी कविताओं को भी कुछ पढ़ूंगा मैं, और जो कुछ उनके समझ में मेरी समझ बनी है उसे आप लोगों से शेयर करूंगा। करीब 83-84 का साल होगा, पहली बार राजकमल प्रकाशन से प्रतिनिधि कविताओं के सीरीज में, जहाँ तक मुझे याद है, उनकी कविताएं एक साथ पढ़ने का मौका मिला था। उस समय तक मेरा कोई कविता संकलन नहीं आया था। उसी आसपास सहरसा सेंट्रल लाइब्रेरी से जो किताबें मैं लाया करता था, उसमें तार सप्तक का वह अंक भी, तीसरा सप्तक, मेरे हाथ लगा। उसमें तमाम कवियों के साथ केदार जी भी थे। केदार जी की भाषा और एक जो सहज उल्लास उनकी कविताओं में है, उसने शुरू में ही काफ़ी प्रभावित किया। केदार जी और रघुवीर साहब दोनों एक ही दौर के कवि हैं। रघुवीर साहब से तो मिलने का मुझे मौका नहीं मिला, पर केदार जी से कई मुलाकातें हुई और मुलाकातें हमेशा आत्मीय रही। सबसे पहले मैं उनकी वह कविता सुनाता हूँ आप लोगों को, जो हमेशा उनकी याद के रूप में मेरे दिमाग में घूमती रहती है। वो कविता तीसरा सप्तक में ही शामिल है। वो कविता है बादल ओ। कुछ गीतात्मक कविता है, पर इस कविता का असर अंत तक मुझ पर बना रहा। केदार जी चले गए, लेकिन अभी भी ये कविता मैं उनकी अच्छी कविताओं में इसे शामिल करता हूँ। बादल ओ, हम नए नए धानों के बच्चे तुम्हें पुकार रहे हैं। बादलो बादलो बादलो, हम बच्चे हैं, चिड़ियों की परछाई पकड़ रहे हैं उड़ उड़। हम बच्चे हैं, हमें याद आई है जाने किन जन्मों की। आज हो गया है जी उन्मन, तुम कि पिता हो, इंद्रधनुष बरसो कि फूल बरसो कि नींद बरसो। बादल ओ, हम कि नदी को नहीं जानते, हम कि दूर सागर की लहरें नहीं मांगते। हमने सिर्फ तुम्हें जाना है, तुम्हें मांगते हैं। आर्द्रा के पहले झोंके में तुमको सूंघा है, पहला पत्ता बढ़ा दिया है। लिए हाथ में हाथ हवा का, खेतों की मेड़ों पर घिरते तुमको देखा है। ओठों से भी बस छू लिया है। ओ सुनो बीज वर्षी बादल, ओ सुनो अन्न वर्षी बादल। हम पंख मांगते हैं, हम नए फेन के उजले उजले शंख मांगते हैं। हम बस कि मांगते हैं बादल बादल। घर बादल, आंगन बादल, सारे दरवाजे बादल, तन बादल, मन बादल, ये नन्हे हाथ पांव बादल। हम बस कि मांगते हैं बादल बादल। तुम गरजो, पेड़ चुरा लेंगे गर्जन। तुम कड़को,
चट्टानों में बिखर जाएगी वह कड़कन, तुम बरसों फूट पड़ेगी प्राणों की उमड़न कसकन। फिर हम आबाद भीजेंगे झूमेंगे, ये हरी भुजाएं नील दिशाओं को छू आएंगी। फिर तुम्हें वनों में पाखी गाएंगे, फिर नए जूते खेतों से हवा हवा बस जाएगी। फिर नयन तुम्हें जोहेंगे जूही के जादू वन में, आमों के पार सांझ के सूने टीलों पर। फिर पवन उंगलियां तुम्हें चीन्ह लेंगी, पौधों में पत्तों में कत्थई कोपलों में तुम कि पिता हो। कहीं तुम्हारे संवेदन में भी तो वही कंप होगा जो हमें हिलाता है। ओ सुनो रंग वर्षी बादल, ओ सुनो गंध वर्षी बादल, हम अधजन्मे धानों के बच्चे तुम्हें मांगते हैं। केदार जी की यह गीतात्मक कविता हमेशा मेरे साथ रही। यूं उनके बाग कविता की बहुत चर्चा होती है, लंबी कविता है। पर शुरू में मैं भी बाग को मैंने तुलनात्मक रूप में एक बड़ी कविता के रूप में देखता था, पर धीरे धीरे जब अपनी समझदारी जो जैसी विकसित हुई तो फिर मुझे लगा कि नहीं, केदार जी का रंग उनकी तमाम छोटी कविताओं में ही खिलता है, उसी में कविता का लोकतंत्र विकसित होता है। बाग में मुझे लगा कि वो जो सामंत है वही बाग के रूप में है, कहीं न कहीं आकर के फिर से समा बांध दे रहा है। और उनकी छोटी कविताएं जो लोकतंत्र के लोक की छोटी छोटी भावनाओं सहज उल्लासों को प्रकट करती हैं, उन पर वो छा जाती हैं। फिर आगे केदार जी से पटना में मेरी मुलाकात भी हुई। कुछ जो गोष्ठियाँ होती थी यहाँ पटना कॉलेज सेमिनार हॉल में, तो उसमें केदार जी, नामिका जी और उस समय के कवि, पटना के कवि सब शामिल होते थे। मैं उस समय श्रोता के रूप में वहाँ उपस्थित होता था। तो वैसे ही एक गोष्ठी में उस समय तक मेरा पहला कविता संकलन जो पिता ने छपवाया था, समुद्र के आंसू, वो मैं साथ लेता गया था। तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने केदार जी को वो संकलन भेंट किया। केदार जी जैसा कि हमेशा बहुत ही आत्मीय ढंग से मिलते थे, उन्होंने संकलन रखा और कहा कि मैं पढ़ूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। एक आध महीने बीत गए तो एक दिन एक अंतर्देशीय आया। मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि केदार जी की चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा कि आपने बहुत प्रेम से मुझे किताब दी, आपकी कविताएं, उस गोष्ठी में मैंने भी कविताएं पढ़ी थी, तो आपकी कविताएं जो सुनी थी उसकी अच्छी याद थी हमारे पास, पर न जाने वो किताब कहाँ गुम हो गई कि मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो केदार जी इस तरह से सहज और एक आत्मीयता से भरे व्यक्ति थे, उनका बड़प्पन ही था यह। फिर आगे जब भी भेंट होती उनसे दिल्ली में तो वो पूछते कहाँ हो, तो मैं संकोच से कहता यहीं हूँ। तो फिर शर्मिंदा भी होता कि उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मिलने नहीं जा रहा हूँ। एक दो बार जब भी मौका मिला तो पत्रिकाओं के लिए उनका साक्षात्कार मैंने लिया। एक बातचीत यहाँ विनय कुमार की पत्रिका हम लोग यहाँ साथ ही निकाल रहे थे, समकालीन कविता, उसके लिए मैंने उनसे बात की थी। फिर दिल्ली में भी एक अखबार में जब प्रेमचंद पर लोगों की राय
लिख कर लाने को कहा गया रपट के रूप में। तो मैंने केदार जी से भी उस विषय पर बात की थी। इसी तरह से जब तक उनसे भेंट होती रहती थी, अभी मैं आपको केदार जी पर लिखा अपना लेख पढ़ता हूँ। क्योंकि मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, उस तरह से बहुत बोल नहीं पाता हूँ, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही है, मैं ये लगा ले रहा हूँ तब शायद आवाज़ आए। हेलो, अब आवाज़ आ रही है? अब आ रही होगी आवाज़। तो मैं अपना वह लेख अपनी पुस्तक अंधेरे में कविता के रंग से पढ़कर आप लोगों को सुना रहा हूँ। अच्छा, आवाज़ आ रही है, ठीक ठीक। इस लेख का शीर्षक है यह पृथ्वी रहेगी। केदारनाथ सिंह हिंदी के अकेले कवि हैं जो कविता की उदात्त परंपरा से लड़ते रहते हैं और उसका विकेंद्रीकरण करते हैं। ऐसा करते हुए वे चुपचाप आदमी की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और इतना निकट पहुंच जाते हैं कि अविश्वास की स्थिति पैदा कर देते हैं कि वे इस संघर्ष में शामिल हैं या नहीं हैं, शामिल हैं भी या नहीं। और ऐसा कर वह स्वयं को महाकवित्व के उदात्त बोध तथा उसकी कुंठाजन्य मानसिक विक्षिप्तता जिसकी एक परंपरा रही है, दोनों ही से हमें मुक्त करते हैं। इसीलिए जब वे कहते हैं कि और एक सुबह मैं उठूंगा पृथ्वी समेत, तब हमें विस्मय नहीं होता, क्योंकि इसके पहले वे पृथ्वी को इतनी हल्की बना चुके होते हैं कि कोई भी उसकी एक पोटली बना अपनी कांख में दाबे चल सकता है। वे लिखते हैं, यह पृथ्वी रहेगी, यह रहेगी जैसे पेड़ के तने में रहते हैं दीमक, जैसे दाने में रह लेता है घुन। बौद्धिकता को नहीं, सरलता को केदार जी अपनी ताकत बनाते हैं। इसीलिए जब वे इस विश्वास से भरे चल रहे होते हैं कि मुकाम पर पहुंच ही जाएंगे और रास्ता खो जाता है, तो बौद्धिकता के आवेग में भटकाव का खतरा नहीं लेते, क्योंकि यायावरी कवि का लक्ष्य नहीं, पड़ाव है, जहां आगे के मंजिलों की कुंजियां रखी हैं। इसीलिए रास्ता खोने पर वे एक बूढ़े किसान के पास जाते हैं और राह पूछते हैं। तब बूढ़ा बोलता नहीं, एक ढेला उठाकर चरती गाय की ओर फेंकता है, मानो कह रहा हो, अपना अभिमान त्याग कर इन भोले पशुओं से भी पूछोगे तो रास्ता बता देंगे वो। चली जा रही थी गाय, उधर रास्ता था, उधर घास में धसे हुए खुर सा चमक रहा था रास्ता। और ऐसे बूढ़े किसान की इस सलाह को सुनने का धैर्य महानगरीय परिवेश में बिरले ही किसी कवि में आज जिंदा हो। कोई हमसे पूछे कि मोटा मोटी केदार जी ने क्या लिखा है, तो मैं कहूँगा कि प्रकृति लिखा है या पृथ्वी लिखा है, पर प्रकृति उनके यहाँ वानस्पतिक नामों की आरोपित ध्वनि नहीं है। लिखते लिखते कब वह मनुष्य लिखने लगते हैं पता नहीं चलता। लिखना पहाड़ पर शुरू करते हैं और लिखा जाने लगता है श्रमिक। विराट आकाश के जड़ वक्षस्थल पर वे रख देते हैं अपना सिर और देर तक सोते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे, नींद में पहाड़ रात भर रोते हैं। इसी तरह बैल लिखते लिखते वे कब किसान लिख देते हैं कि विस्मय होता है। वह एक ऐसा जानवर है जो दिन भर भूसे के बारे में सोचता है, रात भर ईश्वर के बारे में।
इन पंक्तियों को पढ़ते अभी धूमिल की याद आ रही है। उनके यहाँ भी कुछ इस तरह के प्रयोग हैं। सौंदर्य की सृष्टि करनी हो या किसी हकीकत को दर्शाना हो, अपनी रहस्यमयी भाषा की आधारशिला वो यथार्थ की वैश्विक पृष्ठभूमि में रखते हैं और हमें चकित होना पड़ता है कि अरे यह भी सच है। वे ताबड़तोड़ बांध रहे हैं अपने बोझे, जैसे चुराए गए हों सूरज की टाल से। इन पंक्तियों को देखेंगे तो आपको उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का भी यहाँ आभास होगा। जमीन में जब नाइट्रोजन और खनिजों की कमी होती है तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी जड़ें हवा में फेंकने लगते हैं। इसी तरह केदार जी को भी जब अपनी जमीन से अपेक्षित पोषण नहीं मिलता है तो वे अपनी जड़ों को जीवन की विभिन्न दिशाओं में फेंकते हैं। और यह प्रमाण है कवि की अदम्य जिजीविषा का कि समय का प्रदूषण भी उनकी उन्मुक्तता को दूषित नहीं कर पाता। वे उसमें भी अपनी जड़ें फेंक देते हैं और उसे उर्वर बनाकर पोषण पाते हैं। मैंने देखा वहाँ उसकी झुर्रियों में अब भी जगह थी जहाँ एक चिड़िया अपना घोंसला बना सकती है। यह जिजीविषा ही है कि एक बूढ़े उदास गडेरिये के झुर्रीदार चेहरे में भी वे एक शाखा से आश्रय क्षमता पाते हैं जहाँ एक पक्षी अपना घोंसला बना सकता है। केदार जी की एक महत्वपूर्ण कविता है टमाटर बेचने वाली बुढ़िया। वह बुढ़िया के चेहरे की तुलना टोकरी से करते हैं। यहाँ वे श्रम ही नहीं देखते, करुणा भी देखते हैं जो अपने बेटे के लिए बुढ़िया के जेहन में है, जिसके लिए वह बोझ ढोती है और खुद टोकरी की तरह जीवन को ढोकर भी खाली रह जाती है। मुझे टमाटरों की रोशनी में उसका लहकता चेहरा दिखाई पड़ता है। यह माँ का चेहरा है और यह लहक मात्र टमाटरों का प्रतिबिंब नहीं है, इन टमाटरों में उसके बेटे की छवि छिपी है। जीवन और प्रकृति में जरूरत से ज्यादा कृत्रिम हस्तक्षेप केदार जी पसंद नहीं करते। वे चेतावनी देते हैं कि बंदी बनाकर हम प्रकृति तथा जीवन के सौंदर्य को सक्रिय नहीं रख सकते। नुचे हुए परों और पंखुड़ियों से सजी सेज को वे गर्हित दृष्टि से देखते हैं और वहां उनका दृष्टिकोण अति मानवीय हो जाता है। इस संदर्भ में वे खुद को भी माफ नहीं कर पाते हैं। उसने मुझे एक बार एक अजब सी कातर दृष्टि से देखा और दम तोड़ दिया। तब से मैं डरने लगा शब्दों से। केदार जी की आरंभ की एक कविता है बादल ओ। इसमें धानों के बच्चे बादल को देखकर उत्साह से भर जाते हैं और उसे बुलाते हैं कि उनका जी उन्मन हो गया है। यह कविता पाठक को इस तरह अपनी गति में तरंगायित करती ले भागती है कि पाठक सोच भी नहीं पाता कि प्रकृति की ओट में श्रम ही वहां भावों की चाल में चंचलता भर रहा है। क्योंकि धान एक प्रच्छन्न प्राकृतिक बिंब नहीं है, उससे मानवीय श्रम का जीवंत रिश्ता है। और बादल को धान के ही नहीं, किसान के बच्चे भी बुला रहे हैं, क्योंकि अपने थोड़े बहुत वैज्ञानिक संसाधनों से भारतीय किसान की जरूरतें पूरी नहीं पड़ती। वह प्रकृति की कृपा पर ही आश्रित रहता है। तभी तो धानों के बच्चे पुकारते हैं बादल को, हम कि नदी को नहीं जानते, हम कि दूर सागर को नहीं जानते, हमने सिर्फ तुम्हें जाना है। धब्बा शीर्षक से उनकी एक कविता है। यह धब्बा रक्त का है जो किसी भी पीड़ित व्यक्ति का हो सकता है, जिसमें हत्यारे का चेहरा दमक रहा है और जो बीच सड़क पर पड़ा कराह रहा है, जिसे कोई सुन नहीं रहा, यहाँ तक कि कराह सूख कर मर जाती है, काली हो जाती है। समय भी अपनी गति से उसके पास आता है, वह भी हत्यारे के पक्ष में उसे धोकर मिटा देता है ताकि हत्यारा पहचान में न आ सके। अब बारिश खुश कि उसने धो डाला धब्बे को, धब्बा खुश कि जैसे वह कभी सड़क पर
था ही नहीं। यहाँ इसकी तुलना रघुवीर सहाय की कविता रामदास से करें तो यथार्थ पर प्रकाश पड़ता है। रामदास कविता में रामदास की हत्या का विवरण तटस्थ ढंग से दिया जाता है और दर्शाया जाता है कि स्थिति इतनी विषम है कि किसी के पक्ष में जाना खतरनाक है, बस इसकी खबर दी जा सकती है। इस कविता में पत्रकारिता का दृष्टिकोण कवि पर हावी है और सरल और गतिशील होकर भी कविता यांत्रिक हो जाती है। पर इसके मुकाबले धब्बा में अपनी मनोविज्ञानिक अस्पष्टता के बावजूद कवि धब्बे से तटस्थ नहीं है। वह रेखांकित करता है कि धब्बे को भय है, वह अपना चेहरा छुपा ले जाना चाहता है, जिसमें समय बारिश उसकी मदद करता है। पर उसका एक गवाह कवि है और वह रामदास की हत्या के विवरणकर्ता की तरह तटस्थ नहीं है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ धब्बे में हत्यारे को डर है और अपनी पहचान मिटने पर वह खुश हो रहा है, वहीं रामदास में जनता ही सहमी है। यहाँ मीडिया और खबरों के दबाव में कवि हत्या का मनोविज्ञान भूल जाता है कि डर हमेशा हत्यारे को होता है, जिसके दबाव में वह हत्या करता है। जनता का डर तात्कालिक होता है, जिससे वह देर सबेर संगठित होकर निपट लेती है। ऐसे में कवि को जनता का डर बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे डराना उसे हत्यारा बनाना है। समाचार पत्रों के खबर देने का ढंग का ही नतीजा है कि इधर भीड़ आक्रामक होकर धैर्य खोती जा रही है। नतीजतन हत्यारा तो कहीं छिपा रहता है और पाव रोटी चुराकर भागने वाले को भी जनता खदेड़ कर मार दे रही है। नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है, शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सके शासन की बंदूक। केदार जी की कविता भी उसी कोकिल की तरह है। निराशा जब हमें ठूठ कर जाती है तो सारी पहरेदारी के बाद भी वह अंतर मन में बैठकर भीतर के अंकुरों को अपनी स्वर लहरी से सजीव और सजग कर जाती है। यह उनकी सहज अदम्यता ही है कि वे चुनौती दे पाते हैं, पुलिस और थाने की धज्जियां उड़ाते हैं। मैं उस तरफ इशारा करता हूँ जिधर थाना नहीं है। वे जानते हैं कि शोषण का प्रतीक थाना हर जगह नहीं है, उसका भय सार्वजनिक है और उसकी उपेक्षा करना भी उससे लड़ने का एक तरीका है, क्योंकि शोषक वर्ग अपनी उपेक्षा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह वह लेख था जो मैंने केदार जी पर अरसा पहले लिखा था। फिर उनके बाद ही कविताओं पर मैंने लिखा। संयोग से वो कॉपी नहीं है और लैपटॉप मेरा गड़बड़ है, तो मैं उसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। केदार जी से दिल्ली में जब पहली बार गया तो वो वाकया भी रोचक रहा। मेरे पड़ोस का एक लड़का घर से भागकर दिल्ली चला गया था। मैं उस समय एएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की कॉपियाँ जांच रहा था। उस समय कुछ पढ़ने पढ़ाने का काम एक कॉलेज में करता था, तो इस तरह के काम भी आ रहे थे हाथ में। तो प्रोफेसर साहब का ही वो लड़का था पड़ोस के, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब आपको दिल्ली चलना होगा। बेटा जो है सो हमारे शायद हमें देखकर भाग जाए, आप चलेंगे तो आपके साथ आ जाएगा। असल में वो उससे हमारी मित्रता थी, या मैं हमेशा तमाम लोगों से मित्र भाव से ही, बच्चों से ही मिलता हूँ, तो उन्हें ऐसा लगा और उन्होंने कॉपी जांचना छुड़ाकर मेरा टिकट दिल्ली का कटा दिया। हालांकि उस यात्रा में बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि अचानक टिकट कटाने से कन्फर्म टिकट नहीं मिला। हम लोगों को जैसे तैसे दिल्ली समझ ही सकते हैं किस हाल में पहुंचे होंगे। खैर दिल्ली जाते समय तो हमारी योजना बनी कि भाई अब उस समय तक लिखना पढ़ना ये सब चल रहा था, ये किताब आ गई थी, तो मैंने सोचा कि दिल्ली में किन लोगों से मिला जाएगा। मौका एक आध दिन का ही था, तो दो नाम थे हमारे दिमाग में, रामविलास शर्मा जी से मिलना था और केदारनाथ सिंह से मिलना था, और बहुत लोगों के बारे में उस समय शायद जानकारी नहीं थी। पहली बार दिल्ली जाकर के वो जेएनयू खोजना, और उस जमाने में बसों से यहाँ वहाँ लटकते हम लोग पहुँचे आखिर जेएनयू। केदार जी का घर भी खोजे और गए,
तो वहाँ दूधनाथ सिंह बैठे हुए थे और केदार जी थे। उन्होंने बहुत प्रेम से बिठाया मुझे। फिर आधे घंटे तक बहुत सारी बातें हुई, फिर चाय वाय पिलाई, तो फिर हम विदा हुए। हमारे साथ के प्रोफेसर ने कहा कि अरे तुम्हारी तो बड़े अच्छे लोगों से मित्रता है। असल में यह कवियों का संबंध था, यहाँ मित्रता वाला कोई मामला नहीं था। हमको लगता है कवि इसी तरह से व्यवहार करते हैं या करना चाहिए। वो चूंकि प्रोफेसर थे तो उनके लिए वो जेएनयू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कुछ थे। उसके बाद फिर दिल्ली में तो जब तक जहाँ तहाँ उनसे भेंट होती थी, मैं उनकी एक आध कविताएं और आपको सुनाता हूँ जो समकालीन कविता में हम लोगों ने छापी थी। इसमें एक कविता है, धूप में घोड़े पर बहस। वे तीनों धूप में बैठे थे और घोड़े पर बहस कर रहे थे। वह सुंदर है, एक ने कहा। गलत, दूसरे ने काटा। वह सिर्फ ठोस है, बेहद ठोस। तीसरा, जो कि अब तक चुप था, धीरे से बोला, वह इतना ठोस है कि उस पर बहस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पहला चीखा। जरूर हो सकती है, दूसरे ने हामी भरी। तीसरा चुप था, बल्कि कहना चाहिए था, खुश था। वह बीड़ी की राख झाड़ते हुए बोला, मगर घोड़ा कहाँ है? तो क्या हुआ? घोड़े पर बहस तो हो सकती है। पहले ने कहा, हो सकती है, मगर मुझे दुख है, मैंने बरसों से घोड़ा नहीं देखा। तीसरे की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। घोड़े कम होते जा रहे हैं। पहले ने कहा, ठीक, मगर यही तो सवाल है कि घोड़े क्यों कम होते जा रहे हैं? दूसरे ने उत्तर दिया, वे बिक जाते हैं। पहले ने कहा, मगर कौन खरीदता है इतने सारे घोड़े? इसका आंकड़ा कहीं तो होगा। दूसरे का सवाल था, है, मगर वह हमें मिल नहीं सकता। पहले ने है पर जोर देते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं मिल सकता? दूसरा कांप रहा था, इसीलिए कि घोड़े आंकड़ों को रौंद देते हैं। पहले ने कहा। पहले की आवाज इतनी धीमी थी मानो वह दूसरे से नहीं, खुद से कह रहा हो। तीसरा, जो कि अब तक चुप था, एकदम चीखा, दोस्तों, एक दिन आंकड़े उठेंगे और घोड़ों को रौंद डालेंगे। इसके बाद लंबे समय तक कोई बहस नहीं। अब देखें तो आंकड़े आज घोड़ों को रौंद रहे हैं। केदार जी के प्रभाव में भी मैंने एक दो कविताएं लिखी, वो मैं सुनाता हूं। उस समय मैं हैदराबाद में था। ऑफिस जाते समय सामने एक मजदूर जो है सो सिर पर तगाड़ी और उस पर एक कुदाल रख करके ऐसे चला जा रहा था मुख्य सड़क पर, कि मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि इस तरह से भी चला जा सकता है भीड़ भरी सड़क पर। तो एक कविता मेरे दिमाग में आई जिसमें खुदा केदार जी को याद किया गया है। 11 सितंबर और अन्य कविताएं संकलन में यह शामिल है। इस कविता का शीर्षक है, कुदाल की जगह। साइबर सिटी की व्यस्ततम सड़क पर भटकता बढ़ा जा रहा था श्रमिक जोड़ा। आगे पुरुष के कंधे पर नुकीली वजनी पठारी खनती थी। पीछे स्त्री के सिर पर छोटी सी पगड़ी के ऊपर टिकी थी स्वतंत्र कुदाल। कला दीर्घाओं में स्त्रियों के सर पर कलात्मकता से टिके मटके देख आंखें विस्फारित हो जाती थी मेरी। पर कितना सहज था वह दृश्य। अब केदारनाथ सिंह मिले तो शायद मैं उन्हें बता सकूं कि कुदाल की सही जगह ड्राइंग रूम में नहीं, एक गतिशील सर पर होती है। शुरू में जिन कवियों का मुझ पर असर रहा उसमें केदार जी और रघुवीर साहब दोनों थे। रघुवीर साहब का शुरू में कुछ ज़्यादा ही असर था। उनके असर में मैं कविताओं को करीब करीब एडिट करता और काटता, ख़त्म ही कर देता था। दो चार पंक्तियां बचती थी, मुझे लगता था कि अब
जो है सो केवल जरूरी बात इसमें रह गई है। उस दूसरे संकलन में जो पिता ने छपवाया था, जिसे उस तरह से मैं संकलनों में नहीं गिनता हूँ अब, तो उसमें वो कविताएं थी। यहाँ कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह थे कवि हिंदी के, गुजर गए। उनसे पटना आने पर कुछ मुलाकातें थीं, तो मैंने अपना वो संकलन उन्हें पढ़ने को दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ लूँगा तब फिर इस पर बात करूँगा, तुम 1 सप्ताह बाद आओ। 1 सप्ताह बाद गए तो उन्होंने उस संकलन को पूरा यहाँ वहाँ काट कूट करके जो कुछ था, राय देनी थी, वो सब उन्होंने दी थी। फिर उन्होंने कहा कि यार ये कविताएं जो है छोटी कविताओं का एक हिस्सा था, ये ठीक नहीं है, इस तरह से लिखना सही नहीं है। तब हमको लगा कि रघुवीर साहब का जो असर मैंने अडॉप्ट किया है वो उतना सही नहीं है। साहा जी तो बहुत मैंने अपनी शैली में बात बहुत तरीके से कह जाते हैं। केदार जी का असर इस मामले में मुझ पर ज़्यादा रहा, ये कहा जा सकता है। शुरू में, एकदम शुरू में मैं उनके प्रभाव में कुछ कविताएं उस तरह से लिखने की कोशिश करता था। एक कविता जो पहले संकलन में है, जिसका नाम ही है समुद्र के आंसू, इसी नाम से वो संकलन है, उसको लिखते समय हमारे दिमाग में केदार जी थे करीब करीब छाए हुए। अब कविता में